हाँ, एक लुईस प्रॉस्ट था और एक लेवर्जियर। ठीक है, दोनों का नाम हाँ दोनों के नाम लिख लो। एग्जैक्ट बस पहले नाम बता देता हूँ। हाँ, जो फर्स्ट लॉ अपन क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना, इट वाज गिवन बाय एंटनी लेवर्जियर, वो तो लिख लिया है ना। एंड सेकंड है लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, दैट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। जोसेफ JOSEPH प्रॉस्ट। और उसके पहले जो है वो एंटनी लेवर्जियर, एंटनी ANTONIE, एंटनी लेवर्जियर LAVOISIER, LAVOISIER and Joseph Proust. जोसेफ प्राउस्ट, JOSEPH, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दोनों लॉ लिख देंगे, दोनों का स्टेटमेंट हो जाएगा, अपन लास्ट क्लास में किए भी हैं। एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तीनों टाइप के इसी के स्टेटमेंट है फर्स्ट वाले के। और सेकंड क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक कंपाउंड का कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स होता है, डेफिनेट होता है ना, बाय रेशियो बाय मास उनका हमेशा सेम होता है। कंबाइनिंग एटम्स का रेशियो हमेशा सेम होगा बाय मास। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी ठीक है। हाँ, यस। Give an example to show law of conservation of mass applies to physical change also. देखो केमिकल चेंजेस के लिए अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस के लिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाएंगे तो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर केमिकल चेंज, है ना। बट फिजिकल चेंज के अपन कैसे प्रूव करेंगे, कैसे कर सकते हैं? फिजिकल चेंज का एग्जांपल कोई बताएगा, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? एनी एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज? हाँ, मतलब जितने भी हमारे बॉइलिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, केमिकल चेंज है, मेल्टिंग हो गया, ये सब क्या है आपके फिजिकल चेंज है। तो आप आइस का मास निकाल लो विदाउट मेल्टिंग पहले, फिर मेल्टिंग होने के बाद जो वाटर बना उसका मास निकाल लो, बोथ विल कम आउट टू बी सेम, व्हिच शोज दैट की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइज ऑन फिजिकल चेंजेस आल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Explain with example that law of conservation of mass is valid for chemical reactions. ये अपन कल किए थे वाटर के लिए। ठीक है, जस्ट कम मिनट, मैं पेन लेके आ रहा हूँ, उसका पेन शायद मैं ऑफिस में भूल गया। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? लोग बताए कि क्या एग्जांपल है जिसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन में शो करना है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा बना वाला है? 5 ना। आप एक इक्वेशन ले लो, मान लो H2 plus O2 gives H2O, राइट, है ना। अब इसको अपन कुछ इस तरीके से बैलेंस किए थे लास्ट क्लास में, लाइक दिस, है ना। अब आप मासेस ऐड करो सबके, इसका मास 4, इसका मास 32, कितना आया? 36। और सेम चीज यहां भी करेंगे, 2 बाहर रहने दो, हाइड्रोजन का मास 2 एंड ऑक्सीजन का मास 16, 18 into 2 is 36। ये चीज दिखानी है, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of
प्रोडक्ट। ये केमिकल चेंज में ऐसा दिखाएंगे, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 है ना। चलो 6 करो जल्दी से। 6 तो पढ़ रहे 6 क्वेश्चन। 2.8 gram of nitrogen gas was allowed to react with 0.6 gram of hydrogen gas to produce 3.4 gram of ammonia. डेटा समझ में आया क्या क्या तीन दिया हुआ है? 2.8 ग्राम नाइट्रोजन गैस है N2 और 0.6 ग्राम आपका हाइड्रोजन गैस है और ये बना रहे हैं 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया होता है NH3, अमोनिया इज NH3, याद रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। अब देखो क्या ये ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? आंसर इज यस। कैसे प्रूव करेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। If 12 gram of carbon is burnt in the presence of 32 gram of oxygen, how much carbon dioxide will be formed? चलो पढ़ो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। If 12 gram of carbon is burnt in the presence of 32 gram of oxygen, how much carbon dioxide will be formed? ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देना इधर। C plus O2 gives CO2, जहां पे कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 यानी कि 32, ऐड करने पे कितना आएगा? 44, और इतना ही ये बनेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ट्रिक या क्वेश्चन ट्रिकी कब होता? जब आपको मास ऑक्सीजन का कम दिया रहता और पूछता कि आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो हर बार रेशियो ऐसे ही रहेगा ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो क्या, ध्यान देना, CO2 में दोनों एटम का रेशियो क्या है? इसका 12 ग्राम, इसका 32 ग्राम, यानी कि क्या रेशियो है? 3:8 का रेशियो क्या है? 3:8। मतलब हर 3 ग्राम कार्बन को ना 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएगा, राइट। अब अगर आपको क्वेश्चन बोला कि मेरे पास 6 ग्राम कार्बन है एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना बनेगा? तो आप इसको ऐड करके 38 मत लिख देना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप दोनों को ऐड करके, अभी तो दोनों को ऐड करके 44 लिख सकते हो क्योंकि वो अपने रेशियो में है, बट यहाँ ये दोनों रेशियो में नहीं है। 6 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको सिर्फ कितना लगेगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। बाकी जो 16 ग्राम है ना वो वेस्ट जाएगा, एक्स्ट्रा है एक्चुअली। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पक्का है ना? क्योंकि हर 3 ग्राम को 8 ग्राम लगता है, तो 6 ग्राम को कितना लगेगा? 16 लगेगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको एक्स्ट्रा दे दिया है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगा। क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होगा ना, तो पहला 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर लिया, अगला 3 ग्राम भी 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर लिया, अब कार्बन खत्म हो चुका है। कार्बन क्या है? खत्म हो चुका है। तो कहां से बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर क्या होगा? कितना? 6 ग्राम के हिसाब से आपको कितना चाहिए? सिर्फ 16 चाहिए ना, तो 22 ग्राम ही बनेगा। समझ रहे हो? ऐड करके 38 लिखे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे? हाँ, यहाँ पे वो आंसर सही है क्योंकि आपको अभी क्वेश्चन में 12 और 32 ही दिया है, तो 12 को 32 ही की रिक्वायरमेंट। और 3 ग्राम को 8 चाहिए ना, तो 3 को 8, 6 को 16, 9 को 24 और 12 को 32। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया है क्वेश्चन में, इसलिए ऐड करके 44 लिख सकते हो, बट हर बार ये ट्रू नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप सबसे पहले जो भी सेट क्वेश्चन दिया है ना, आप उसका रेशियो निकालो, दोनों एटम का रेशियो निकालो कि एक एटम को और दूसरे एटम को क्या रिक्वायरमेंट है। अब इस क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करती है, बट इस क्वेश्चन में नहीं हो रही है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल। तो आपको ये पता होगा तभी आप ये बता पाओगे कि 6 को 16 ही चाहिए होता है, तो 32 एक्स्ट्रा है। एक्चुअली ऑक्सीजन हमने ज्यादा लिया है, कार्बन कम लिया है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 44।
इसका तो आंसर 44 ही होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर 22 होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, आप 6 ग्राम कार्बन लेके ऑक्सीजन कितना भी क्यों ना ले लो, 4-5 सिलेंडर ऑक्सीजन ले लो, और कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि उसके बाद कार्बन खत्म है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल में यही समझा सकते हो, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि वाटर में एटम्स का रेशियो क्या होता है, 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड का बता सकते हो 3:8, अमोनिया का बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। शो दैट वाटर इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वाटर में रेशियो 1:8 का होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, therefore it shows the law of constant proportion। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 24 grams. अच्छा, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ये पूछा है ना। Yes. बड़े क्वेश्चन सभी। Yes. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, ये पहले ही आपको दे दिया, नहीं दिया था तो भी निकाल सकते थे 1:8। Now, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम हाइड्रोजन? तो 1 ग्राम को 8 चाहिए, 2 को 16 चाहिए होगा, 3 को 24 चाहिए होगा। ठीक है, तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके दोनों लॉ से। और एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि लॉ का स्टेटमेंट लिख दो, और एक टाइप का क्वेश्चन कि किसने दिया ये लॉ। ठीक है, चलो आगे। A 0.2524 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. Percentage composition of the compound नहीं है, फिर ये एलिमेंट होगा, आपको दोनों एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज निकालना है कि उस कंपाउंड में उनका कितना परसेंटेज है। समझ में आ रहा है? जैसे ऑक्सीजन का आपको कितना मास दिया है, 0.144 ऑक्सीजन है, आउट ऑफ हाउ मच, 0.24, और वो क्या है 0.096 आउट ऑफ 0.24 इनटू 100, ये निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ बोरॉन। समझ गए क्या? तो सॉल्व करना है, 24 का टेबल आएगा तो आपको बन जाएगा, क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है। 24 4 सा 96 होता है एंड 24 6 सा 144 होता है ना, क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40%, ये हो जाएगा 60%। ये कितना आएगा 60%, ये आएगा 40%। एम आई क्लियर? ये शायद शुरू के ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। 12 का आंसर बताओ जल्दी से, एनीवन? है ना? When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 11 ग्राम बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि 3 ग्राम को 8 ग्राम लगता है, तो ऐड करिए 11 ग्राम बनेगा। ओके, नाउ what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? अभी भी 3 ग्राम 8 ग्राम ही यूज करेगा, बाकी 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा, तो बनेगा अभी भी कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 11। कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कॉम्पोजिशन। ठीक है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन बोलते हैं या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 3:2 बाय मास टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको याद है मैग्नीशियम का फॉर्म मास क्या था, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मास 24, और ऑक्सीजन का 16 एंड 32, सॉरी एक एटम का 8 एंड 16, एक एटम का पूछ रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं फॉर्मूला MgO, डिफरेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, MgO ऐसे ही बनेगा ना, देखो Mg2 पॉजिटिव होता है
एंड ऑक्साइड 2 नेगेटिव होता है, तो दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Mg(O). अब इसका रेशियो क्या बोला है आपको 3/2, कैसे 3/2 24/16, 24/16, तो आएगा 3:2, वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 12 ग्राम ऑफ 8, आधा कर देना। अगर आपने 24 को 16 चाहिए तो 12 को 8 चाहिए, 6 को 4 चाहिए, समझ गए, 3 को 2 चाहिए, वही से तो चालू करे थे ना। एवरी 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए। अगेन ये आपका सेम लॉ है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अपन 5-6 पोस्टुलेट्स लिखे हैं, जो बताने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो चीज, ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिए थे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, which of the following statement is not true about an atom? B. Atoms cannot exist independently. There are some atoms ना जो exist करते हैं independently. बाकी पहला पॉइंट तो ठीक है, atoms are the building blocks, atoms are neutral in nature, ये भी ठीक है। atoms combine together to form matter that we can see, feel or touch, ठीक है, हाँ मतलब यही होगा ऑप्शन बी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एटम, ये भी ठीक है। Yes. Atom is the smallest particle of any matter which may or may not be capable of independent existence. क्या लिख रहे हो आप? पूरा आंसर लिख रहे हो क्या? कौन सा? नहीं, टाइम हो जाएगा, अपन लिखे हैं सब चीज कॉपी में, आप लोगों के पास डेफिनेशन होंगी, है ना, हम थ्योरी क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं वापस से अभी। नेक्स्ट, why is it not possible to see an atom with naked eye? Because smallest is the maximum. मतलब इसका एक्चुअली रेडियस भी अपन देखें ना तो ये 10⁻13-14 मीटर के रेंज में होता है। हम हद से ज्यादा हम 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, 0.001 मीटर तक की चीजें इतना बड़ा साइज का देख सकते हैं, पर अगर कोई चीज का साइज इस रेंज में है मीटर तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हमारे जो एटम होता है उसका रेडियस वो 10⁻14 मीटर के रेंज में होता है, जो हम देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। वी कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, वी नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट, ठीक है। तो साइज छोटा है, दैट्स द रीजन हम इसको देख नहीं पाते, ठीक है, बाय नेकेड आई। अगला, अगर पढ़ो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18. पढ़िए क्वेश्चन। एक अपन के पास जो अलग अलग टाइप के सिंबल्स थे वो तो डाल्टन्स के सिंबल्स हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स बढ़ रहे हैं तो वो याद रखना मुश्किल है, राइट। तो जो फर्स्ट सेकंड लेटर इस टाइप का जो सिंबल्स अपन यूज करते हैं ना, तो इसमें पूछ रहा है हु प्रपोज द केमिकल नोटेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। इसका एक आंसर लिख लो, जनरल नॉलेज के लिए ये लिख लो, J बर्जीलियस, J बर्जीलियस, BERZELIUS, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स। कैसी? IUPAC कौन अप्रूव करता है ये? IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC।
IUPAC। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। What is the chemical symbol for iron? Fe. Capital F, small e, ना? Derived from Latin name, क्या था इसका Latin name? Ferrum. Fe double R E ना, ferrum. अगला, name 5 elements have single letter chemical symbol. Hydrogen H, है ना? हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, ये कोई भी 5 एलिमेंट लिख लेना, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट हैविंग फॉलोइंग लैटिन नेम्स। क्यूप्रम किसका है? कॉपर का। क्यूप्रम किसका है? कॉपर का। अर्जेंटम किसका है? सिल्वर का। वही लिख लो ना, या फिर कॉपी में क्वेश्चन नंबर डाल के फटाफट लिख सकते हैं इसको। क्यूप्रम आपका कॉपर का हो गया, अर्जेंटम आपका सिल्वर का हो गया, नाइट्रियम आपका सोडियम का हो गया, स्टैनम टिन। स्टैनम किसका होता है? टिन का। तभी टिन का सिंबल Sn होता है। टिन का सिंबल क्या होता है? Sn। प्लम्बम लेड। प्लम्बम किसका है? लैटिन नेम लेड का। एंड कैलियम पोटेशियम का। कैलियम इज द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट द केमिकल सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग। गोल्ड का AU पर लिखते समय ध्यान रहेगा कि कैपिटल A स्मॉल u होना चाहिए। ठीक है, आयरन का अभी देखे थे Fe। क्लोरीन का Cl। क्लोरीन का क्या है? Cl। एंड मर्क्यूरी का Hg। H कैपिटल G फॉर हाइड्रोगैरम। हाइड्रोगैरम, इसका लैटिन नेम इज हाइड्रोगैरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ विल यू डिफाइन केमिकल सिंबल? कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, क्या बार बार एक नाम थोड़ा नहीं लोगे? हाइड्रोजन स्पेलिंग पूरा 9 लेटर वर्ड। ठीक है, तो उसको हम एक शॉर्ट तरीके से सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या जाएगा? केमिकल, आपका केमिकल सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट्स। ओके, और बता, आप उसको उससे पहचान जाओगे। और फॉर्मूला बनाने में ना, केमिकल फॉर्मूला बनाना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप सिंबल का ही तो यूज करोगे नहीं। तो अगला देखो, कैन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? यस, है ना, कुछ के। तो उससे कुछ एग्जांपल पूछ रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो O2 रहता है ना, ऑक्सीजन O2 रहेगा। हाइड्रोजन भी तो H2 रहता है। हीलियम एक है, एक हीलियम हो गया, एक नियॉन, लिथियम नहीं। अच्छा, लिथियम, लिथियम भी हो सकता है। लिथियम, सोडियम, जो आपके मेटल्स है ना, वो भी अकेले एक एटम रह सकते हैं। आर्गन, ये सब गैसेस हैं और ये मेटल्स हैं। लिथियम भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, इनका एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है। सोडियम सॉलिड है ना। और आयरन कोई भी मेटल गैस नहीं होता, लिक्विड हो सकता है। मर्क्यूरी, गैलियम, आयरन, सारे मेटल्स के सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। सारे मेटल्स के सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। गैस में ये 3 तो है ही जो अपने पहले 20 में आते हैं। ये तीनों पहले 20 में आते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनके अलावा 3 और होते हैं। क्रिप्टन होता है Kr, एक xenon होता है Xc, और एक रेडॉन होता है Rn। इनके जैसे ही होगी। इनके जैसे क्यों बोल रहे हैं? जैसे इनका हमको पता ना, वैलेंसी 0 होता है, याद है? वैलेंसी क्या होता है इनका? 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि इनका आखिरी शेल पहले से ही कंप्लीट है। डुप्लेट, बाकी दोनों का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। वैसे ये भी होते हैं, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनकी भी वैलेंसी 0 होती है। सर, ये इनके जैसे है। हाँ, ये नोबल गैसेस हैं। These are noble gases। क्या होते हैं ये? नोबल गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? इनर्ट वर्ड सुने पहले? इनर्ट मतलब केमिकली अनरिएक्टिव।
ये रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है, ना इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ये इलेक्ट्रॉन देंगे अपना। इलेक्ट्रॉन तो उनको चाहिए होता है जिनके पास कम है, या वो देते हैं जिनके पास ज्यादा है। इनके पास तो सफिशिएंट है, जितना चाहिए होता है। सब इनकी जगह बनना चाहते हैं एक्चुअली, समझे? सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और वो बनना किसके जैसा चाहता है? नियॉन के जैसा। 2,8 करके क्या होता है करूं? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ही है। 2,8 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, कैसे अरेंज होंगे? 2,8। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दोनों एग्जांपल बोला आपको, ऐसे भी एलिमेंट बोला है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो आप जो शुरू में बोल रहे थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, ये ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which element has the smallest atom in size? Hydrogen. Hydrogen सबसे smallest atom है। हाँ? सर एक बदले में why do atoms of the element not अच्छा, exist? why do atoms of most of the elements not exist independently? तो क्या बोलोगे इसके? They are not. उनका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है। ये जो कर पाते हैं उनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। अगला, व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट? AMU. अब तो शॉर्ट फॉर्म थोड़ा पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ, पहले तो बता देना, इट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। और उसका मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये होता है 1 AMU का मतलब। 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आ जाती सर रेफरेंस बुक में 1/16 लिखा है 1/16 नहीं। सर कि ऑक्सीजन से भी कंपेयर करते हैं। पहले करते थे, बट जो फाइनल AMU है ना, वो कार्बन से ही है। ठीक है, वो पहले वाला होगा। आप शायद कहानी में देख रहे होंगे, क्योंकि वो कहानी सुनाते हैं ना पहले, कि पहले हाइड्रोजन के साथ सोचे कि मास कंपेयर करें, फिर ऑक्सीजन के साथ सोचे, बट फिर अल्टीमेटली कार्बन पे आए। ठीक है, यस सर। मतलब जो फाइनल डेफिनेशन देंगे वो हम कार्बन के रेस्पेक्ट में देंगे, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैग्नीशियम इज 2 times heavier than कार्बन 12 एटम। अभी तो मैग्नीशियम का 24 है और कार्बन का मास 12 है, 2 times heavier है ना। What shall be the mass of Mg atom in terms of atomic mass unit? 24। जब एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन का मास 12 है, तो उससे 2 गुना मतलब कितना होगा? 24। ये तो हमको पता है। जो शुरू में बोलना चाह रहा है ना, एक्चुअली वो क्या बोल रहा है पता है? ग्राम वाला मास बोलता है। जो पहला ही लिखा है ना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। मैग्नीशियम इज 2 times heavier than कार्बन 12, ये पहले पता चला है सर। अब कार्बन को ना 12 AMU असाइन किए, कार्बन को 12 AMU मास असाइन किए, तो अब इससे जो डबल होगा उसको 24 देंगे, इससे जो आधा होगा उसको 6 देंगे। समझ रहे हैं? इसको अपन रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करना, कि आप कार्बन से कंपेयर करके उसका मास निकाल रहे हैं। तो अगर आप लोग को पता है कि मैग्नीशियम का मास कार्बन के डबल है, तो अगर कार्बन को हम 12 AMU बोलेंगे, तो AMU में मैग्नीशियम का मास कितना होगा? जस्ट डबल, दैट इज 24। इसे तो वो ब्रैकेट में आपको दिया भी है, गिवन मास ऑफ कार्बन 12 इज 12U। U मतलब AMU है ना। हम AMU को कभी कभार U भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, चलो अगला वही क्वेश्चन वापस पूछ लिया। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट? मतलब जो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, आपको ये बताता है कि आपका एटम कार्बन से कितना गुना हेवियर है या लाइटर है। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। डिफाइन मॉलिक्यूल, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? Molecules definition: it is the smallest particle of an element which is capable of independent existence. यहाँ पे may और may not नहीं आएगा,
एटम में हम मे और मे नॉट बोलते हैं, बट हम मॉलिक्यूल में मे और मे नॉट वर्ड यूज नहीं करते. मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल. वो मॉलिक्यूल्स एटम कंबाइन करके तो मॉलिक्यूल बने हैं. जो एटम स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एक एटम स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो वही तो मिलके मॉलिक्यूल बना ना, तो अब तो वो स्टेबल हो चुका है. ठीक है. प्रॉपर्टी तो बोलेगा तो आप लिख सकते हो कि दे आर स्टेबल. मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल एंटाइटीज. ठीक है. और कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, क्योंकि बोला ना व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी और क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. अब वो एटम्स एक जैसे एलिमेंट के भी हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं. हमने देखा ना दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जैसे कि O2, H2, N2, O3, these are the molecules of an element. और H2O, NH3, CO2, these are the molecule of a compound. ठीक है. अगला क्वेश्चन वही है. Based on the type of substance, how molecules are classified? Molecules are of two types. Molecules of an element and molecules of a compound. हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि molecule of an element are the molecules which are made up of same kind of atoms, and molecule of a compound are the molecules which are made up of different kind of atoms. Clear है? चलो next. What is atomicity? ये भी ठीक है. It is the number of atoms present in one molecule of that element. जैसे कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4, सल्फर की एटॉमिसिटी 8, ओजोन की एटॉमिसिटी 3. बेस्ड ऑन दिस एटॉमिसिटी अगला क्वेश्चन बोला है हाउ मॉलिक्यूल्स आर कैटेगराइज्ड. मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक बोलते हैं. ठीक है. 3 तक के तो मोनो, डाई और ट्राई चलाते हैं, और उससे ज्यादा वाले को अपन पॉली में डाल देते हैं. पॉली मतलब मेनी. ठीक है. तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? जो कि स्टेबल है. और मोनो क्यों बोल रहे हैं? कि इनका एक ही एटम इनका मॉलिक्यूल, इनका एक ही एटम इनका मॉलिक्यूल है. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. अगला हो जाएगा. Yes. गिव 3 एग्जांपल ऑफ मोनोएटॉमिक. तो HeNeAr क्या है ये तीनों? हीलियम, नियॉन, आर्गन. ये मोनोएटॉमिक के एग्जांपल हो गए. और डाइएटॉमिक के O2, H2, N2. ठीक है. नेक्स्ट आगे. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? H2O. व्हाट इज इट्स एटॉमिसिटी? 3. H2O. 3 टोटल एटम्स कितने हैं? 3. Calculate the ratio of masses of atoms of elements present in water molecule. 1:8. तो सोच रहे नहीं है. अच्छे से पढ़ो जल्दी जल्दी. Calculate the ratio by number of atoms of element present in water molecule. 1:2. एटम का रेशियो बताना है. अभी आपने जो रेशियो बताया वो मास का रेशियो. हाइड्रोजन अपॉन O, मास का रेशियो कितना होगा? 2/16 यानी कि 1/8. और एटम्स का रेशियो क्या होगा? 2:1. 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. और ना अच्छे से कैलकुलेट द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स. और पहला वाला क्या बोला है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एटम्स. तो मासेस के लिए अपन 2/16 कर दिए, और नंबर ऑफ एटम के लिए हम 2/1 कर दिए. ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम. ठीक है. व्हाट इज एन आयन? चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. और पॉलीएटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्जेस आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक. एग्जांपल दे देंगे. सल्फेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है ना, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, अमोनियम है. मेनी एग्जांपल्स अपन लास्ट क्लास में लिखे भी थे. चलो नेक्स्ट.
Give example of triatomic molecule. O3. O3. Valency of an element. What is valency of an element? Combining capacity. It is a combining capacity of an atom. क्या बोलते हैं इसको अपन? Combining capacity of an atom. कि वो कितने atoms के साथ combine करेगा, ठीक है? What is meant by the term chemical formula? ऊपर chemical symbol था. Symbol element का होता है, formula किसका होता है? Molecule या compound का. Formula किसका होता है? Compound का. ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? What does this chemical formula tells about that compound? कि what all elements are combined to form that compound and how many atoms of those compounds are present. जैसे H2O को देख के हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाटर दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके कितने कितने एटम्स हैं? तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1. तो केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबल या इट इज द representation of a compound which shows what all elements are present in it and their number of atoms. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट, चलो इनके फॉर्मूला लिखना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? Na2O. बनेगा कैसे? Na1 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Na के नीचे 1, O के नीचे 2, फॉर्मूला बन गया Na2O. समझ में आ रहा है? ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O. अगला एल्यूमिनियम क्लोराइड. Al3 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Al के नीचे 3, Cl के नीचे 1, फॉर्मूला विल बी AlCl3. अगला सोडियम सल्फाइड. सल्फाइड है, ठीक है, सल्फेट नहीं है. हाँ, सोडियम Na पॉजिटिव, सल्फाइड F2 नेगेटिव. तो Na के नीचे 1, S के नीचे 2, फॉर्मूला बन गया Na2S. ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना. सल्फाइड सल्फेट है, सल्फाइड में ये होता है ना. सल्फेट होता है आपका, सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव. सल्फाइड अभी देखिए S2 नेगेटिव, और सल्फाइड T वाला वो SO3 2 नेगेटिव. समझ गए ना? सेम चीज नाइट्राइड में भी होती है. नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइट. NO3 1 नेगेटिव होता है, N3 नेगेटिव होता है, एंड NO2 1 नेगेटिव. समझ गए? चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ ब्रैकेट आएगा, हाँ, Mg के नीचे 2, OH के नीचे 1, ये इधर गया, और ये ब्रैकेट के बाहर 2. तो MgOH का फॉर्मूला में कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. जल्दी बताओ तीनों के नाम, चारों के नाम. पहला क्या है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम अमोनियम में कंफ्यूज मत होना. अमोनियम नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, अमोनिया से आया ना अमोनियम. तो अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव. दोनों का नाम थोड़ा एक जैसा सुनने में आता है, ठीक है. अगला कैल्शियम क्लोराइड. नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड. अगला पोटेशियम सल्फेट, एंड लास्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट. उसके बाद एक और है कैल्शियम कार्बोनेट. समझ गए? अगला नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग. अब ये बनेगा, हाँ, ये होमवर्क टिक कर लो. क्वेश्चन नंबर 46 विल बी द होमवर्क. 46 हो जाएगा ना सबका? अब जैसे देखो, थर्ड वाले मेरा कॉपर नाइट्रेट में दिया नहीं कौन सा कॉपर है. हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, कॉपर दो टाइप के हो सकते हैं. 1 पॉजिटिव वाले को क्यूप्रस बोलते हैं, और 2 पॉजिटिव वाले को क्यूप्रिक. याद है ना? अगर नहीं दिया तो कोई एक अज्यूम कर लेना, 1 वाला ले लेना, 2 वाला, कुछ भी ले लेना. टू ले लेना, ठीक है. कॉपर 2 नाइट्रेट, ठीक है. वरना मैंने बताया था कि रोमन लेटर में ब्रैकेट में लिखा रहेगा. समझ रहे हो ना? यहाँ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप अज्यूम कर लेना 2 ले लेना, ठीक है.
चलो नेक्स्ट 47 देखो 47 उसमें ए और सी का आप लोग नाम लिख लो। ये तो क्विक लाइम और जो बेकिंग पाउडर है ना, ये क्या होता है कॉमन नेम्स है। क्या ये कॉमन नेम्स बाय विच दे आर अवेलेबल इन मार्केट, है ना। बट इनके केमिकल नेम से ही आप उनके एलिमेंट बता पाओगे, है ना क्लियर। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगला वाला है, उससे समझ में आ रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट है उसके पास, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। तो यू शुड नो द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, तभी आप उसके एलिमेंट्स देख के बता पाओगे, समझ रहे हो। तो क्विकलाइम एक्चुअली होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझ जाएंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम एंड आपसे वही पूछा 47 में कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा मैंने कुछ और कॉपी में आप लोगों को लिखवाया था कि जैसे एक आपका है लाइम वाटर। लाइम वाटर, तो लाइम वाटर का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर इज द कॉमन नेम एंड उसका नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा लाइम वाटर का एक और कॉमन नेम है, उसको बोलते हैं स्लेकेट लाइम, स्लेक्ड लाइम या स्लेकेट लाइम जो बोलते हैं, ठीक है ना। एक और एक है वॉशिंग सोडा। जैसे बेकिंग सोडा है ना या बेकिंग पाउडर, वैसी वॉशिंग सोडा ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको भी लिख लो कहीं पे, है ना। अरे एक और दो और लिख रहा हूं मैं आपको ना। एक होता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा आ गया मतलब सोडियम होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है कॉस्टिक पोटैश, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 48 हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। तीन, दो हाइड्रोजन के और एक मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला। नेक्स्ट फॉस्फेट आयन है ना PO4, इसमें कितने एटम है 5, एक फॉस्फोरस का और 4 ऑक्सीजन का। जल्दी जल्दी समझ ना। 48 H2S में 3 एटम्स है और फॉस्फेट आयन में 5 एटम्स। अगला क्वेश्चन, राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग जिंक आयन एंड फॉस्फेट आयन। जिंक आयन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जिंक आयन, 2 पॉजिटिव एंड फॉस्फेट आयन CO4 3 नेगेटिव। CO4 3 नेगेटिव। बस अब बना लो फॉर्मूला, अब तो बन जाएगा ना। Zn3 और यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, PO4 का Zn3 PO4 का, समझ गए ना। Calculate the ratio by mass of atom present in molecule of carbon dioxide. जल्दी 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 जल्दी। अरे अभी तो पढ़े थे इसको यार। 3:4 3:8 ना भाई, आप क्या सीधा 12/16 कर रहे हो क्या। 12/16 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो पूछा है ना, वो तो ऑक्सीजन का मास दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन होते हैं 2, तो 32 नहीं होगा। अरे हाँ है ना, 12/32 होगा ना आंसर, यानी 3/8। अरे समझ में आता है कि नहीं आप लोग को, कुछ बोलता हूँ तो है क्या यार पता नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, हो जाएगा। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। क्या बोला मैंने, H2O का मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है ना, एटम का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर मास होगा।
और मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से। अब सब एटम के मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो एटम है हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक एटम है ऑक्सीजन का, एक का मास 16 होता है। तो कितना आ जाएगा? 18 AMU। क्लियर है? बाकी अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास? देखो, फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब होता है ये किसी एक कंपाउंड के फॉर्मूले का मास होता है। एक्चुअली कुछ केसेस में ये दोनों सेम भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर का फॉर्मूला यूनिट मास भी 18 AMU होगा और मॉलिक्यूलर मास भी 18 AMU होगा। तो अपन डिफरेंस क्या बोल सकते हैं कि जैसे कुछ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंगल एटम के होंगे, ऑक्सीजन O2, तो वहां पे अपन फॉर्मूला मास नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला उनके लिए बोलेंगे जैसे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं। O2 भी एक तरह का सिंबल ही है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ दैट फॉर्मूला। 1 यूनिट मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? नहीं सॉरी, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3। निकल जाएगा क्या? सबके मासेस तो दिए हैं, आपको एक जिंक का नहीं पता है, बाकी तो आपको सबका पता है। जिंक थोड़ा बड़ा एलिमेंट है ना? हाँ 65 दिया तो है, तो मैंने किया। ठीक है, बाकी का तो पता है, ऑक्सीजन का पता है, सोडियम का पता है, पोटेशियम का हालांकि दे दिया है। ठीक है, पर नहीं भी दिया रहता तो पहले 20 का तो हमको मास पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स देखो वो होते हैं जो आयन से मिलके बने होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके NaCl बनेगा, वो था आयंस। एक कैटायन है, दूसरा एनायन। तो दे आर द कंपाउंड्स इन व्हिच कैटायन एंड एनायन कंबाइंस टू फॉर्म अ कंपाउंड, तो उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, how do we know the presence of atoms if they do not exist independently for most of the element? Question फिर से पढ़ो एक बार। How do we know the presence of atoms if they do not exist independently for most of the elements? ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे अकेले O को छोड़ दोगे ना तो वो पागल हो जाएगा, मतलब बौखला जाएगा, वो ढूंढेगा किसके साथ जाके रिएक्ट करूं और O2 बन जाऊं या H2 बन जाऊं, मतलब कंबाइन करने की कोशिश करेगा। और ऐसी कोशिश को अपन क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव। क्या बोलेंगे? जैसे अपन एक अभी इनर्ट वर्ड यूज किए थे ना, इनर्ट नोबल गैसेस के लिए, तो वो क्या थे? हाईली अनरिएक्टिव। तो जो हाईली अनरिएक्टिव होंगे वो हम समझ जाएंगे कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं अकेले, इनको जरूरत नहीं है किसी की, इसमें तो रिएक्ट नहीं कर रहे ना। और जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो होंगे कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समझ है? तो जो एटम हाईली रिएक्टिव होगा दे आर सेड टू बी क्या? सेड टू बी व्हाट? दे आर सेड टू बी, वो क्वेश्चन हो चुका है, दे आर सेड टू बी करना, दे आर सेड टू बी, they are said to not exist independently. They are said to not exist independently. जो highly reactive होंगे वो, जो highly unreactive है they can be exist या they can exist independently. ठीक है, next. An element Z forms the following compound when it reacts with hydrogen, chlorine, oxygen, and phosphorus. What is the valency? वेरी गुड। ये होगी ना, देखो एक बार, ZH3 है ना, वो 3 कहां से आया होगा? H के बगल वाला Z से आया होगा। ZCl3 अगेन वो Z से आया होगा, एंड Z2O3 अगेन वो 3 Z से आया होगा, 2O से आया है, 2 तो O से आया ना ऑक्साइड। और ZP, अब P भी फॉस्फाइड होता है ना, P3 नेगेटिव होता है, फॉस्फाइड क्या होता है? P3 नेगेटिव।
तो वो ऑलरेडी आपका Z3 पॉजिटिव है, तभी तो दोनों कैंसिल होकर ZP बन गए, समझ गए? तो वैलेंसी क्या है Z की 3, मतलब +3 है ना। और ऐसे +3 वाले क्या होते हैं? मेटल्स। +3 वाले क्या होते हैं? मेटल्स। जिनके पास भी, ध्यान देना, मेटल नॉन मेटल वो कैसे अपन पहचान सकते हैं? जिनके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना 1 2 3 होते हैं ना, आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, ये मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मेटल्स, एक्सेप्ट हीलियम। जो पॉजिटिवली चार्ज करते हैं वो मेटल्स रहते हैं। हाँ वो भी सही है, क्योंकि देखो यही तो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, है ना। अगर आपको एटम पहचानना है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन देख लो, और आयन में जो पॉजिटिवली चार्ज है वो मेटल्स ही थे। लेकिन देखो डेफिनेशन होती है एक्चुअली मेटल की, ध्यान से सुनना, मेटल की डेफिनेशन होती है, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी है वो। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने। तो गेन करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये लूज करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। और वो लूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास आखिरी शेल में 1 2 या 3 होते हैं, तो वो गेन करना पसंद नहीं करेंगे 8 होने के लिए। जैसे सोडियम को अपन जैसे बोलते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। अब ये 8 दो तरीके से हो सकता है ना, या तो एक लूज करके या तो 7 गेन करके। तो ज्यादा आसान क्या है? एक लूज करना। तो 1 है इसलिए वो लूज किया। और वही सोचो क्लोरीन था 17 2,8,7, अब इसको 8 करना है तो ये 7 लूज थोड़ा करेगा बैठ के, एक गेन कर लेगा। दैट इज व्हाई नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, बाकी 4 5 6 7 8 वाले नॉन मेटल डाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेम वन एलिमेंट ईच व्हिच फॉर्म्स डायटोमिक टेट्राटोमिक। ये तो अभी देख ही लिए ना, डायटोमिक के लिए O2 ले लो, टेट्रा के लिए P4 ले लो। टेट्रा वाला मतलब P4। ऑक्टा आपका S8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर डाई और ट्राई पूछा है, O2 O3, O2 O3 एलिमेंट पूछा है। फास्फोरस तो P4 हो जाएगा ना, नहीं। ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और थोड़ा मोल कंसेप्ट का पार्ट है, बट मैं इसलिए इसको रखा है इसमें क्वेश्चन में। देखिए उसका आंसर एक ही लाइन का ही है। एटॉमिक मास तो हमको पता है ना, वो AMU में होता है, और मॉलिक्यूलर मास भी AMU में होता है। उसी को आप ग्राम में लिखोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो 1 AMU बोलना। और हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है पूछूंगा, तो 1 ग्राम बोलना, बस और कुछ। एटॉमिक मास व्हेन रिटन इन टर्म्स ऑफ ग्राम या मॉलिक्यूलर मास व्हेन रिटन इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? यूनिट AMU। मॉलिक्यूलर मास कितना हो ना, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, बस, ठीक है। जैसे इनसे अगर आ जाता है तो बस यूनिट चेंज कर देना, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना, दोनों का मीनिंग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 18 AMU का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, बट 18 ग्राम का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। वो अपन उसमें नहीं जाएंगे, तो फिर मोल कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, नेक्स्ट पेज नंबर 4 ना, हाँ ठीक है। चलो अब ये वाला थोड़ा होमवर्क वाला पार्ट है, ये आप लोग करना, ठीक है। ये बनना चाहिए सारे क्वेश्चन। इस पेज में 7 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर यहाँ पे 24 तक है और 40 है। हाँ टेस्ट कैंसिल कर दो, इसको सॉल्व कर लेना। नहीं, टेस्ट तो टेस्ट है ना, ये टेस्ट का रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? इसमें नंबर थोड़ा देगा होगा। हाँ वही एटम मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसी शीट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का देखो काम क्या है। पहला काम, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का शीट लिखेंगे। और ये दोनों शीट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो संडे वाला टेस्ट अच्छा जाएगा, ठीक है। टाइम बताता हूँ, वही मॉर्निंग 9:30 to 10:30। डिस्कवरी भी आएगा, पूरा चैप्टर आएगा भाई, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं करना। फर्स्ट चैप्टर मतलब मैटर, उसका शायद किसी का ही नहीं आएगा, बात की आएगी। आएगा मिलने आए तो
ठीक है, चलो थैंक यू। कुछ बोल रहा था? सर आएगा, हम लोग तो बोले पूरा पूरा आएगा कल। अच्छा ठीक है ना।